हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज की तारीख है 29 नवंबर 2024। आज के करंट अफेयर क्वेश्चन और ललन टॉप प्रश्नों में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, 29 नवंबर के आज हम 10 करंट अफेयर क्वेश्चन देखेंगे और पूरी व्याख्या के साथ सॉल्व करेंगे। हर प्रश्न के नीचे 3 से 4 ललन टॉप क्वेश्चन रहेंगे, जो कि कुछ महीने पुराने या कुछ सप्ताह पुराने करंट अफेयर क्वेश्चन होंगे, जिसका हम रिवीजन करेंगे। यहाँ से लगभग आज हम 60 क्वेश्चन करने वाले हैं। सिर्फ आप सभी हमारे साथ 20 मिनट तक बने रहेंगे, जिसमें हम 60 क्वेश्चन करने वाले हैं। वीडियो में कोई प्रॉब्लम हो तो हमको ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं अपने 19 नवंबर के दैनिक समसामयिक सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न हमारा है, हाल ही में यूएसए के पोर्टुलन्स इंस्टीट्यूट नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को 46वां स्थान मिला है। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। 49, ठीक है, 49वां स्थान मिला है भारत को। इसकी अगर पूरी व्याख्या देखें तो नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2024, अगर पूछे यह रिपोर्ट जारी कौन करता है, तो यह जारी किया गया है पोर्टुलन्स इंस्टीट्यूट के द्वारा, जो कि कहाँ का इंस्टीट्यूट है? तो यूएसए का इंस्टीट्यूट है। इसमें पहला स्थान यूएसए ने खुद ही ले लिया। तो पहला स्थान किसका है? यूएसए का है। और सबसे आखिरी स्थान अगर पूछे किसका है, तो यमन का है। और भारत का रैंक पूछे क्या है, तो भारत की रैंक है नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में 49, ठीक है। और जो यह रिपोर्ट जारी करी गई है, इसके कितने आधार बताए गए हैं? तो इसके 4 आधार बताए गए हैं। कौन कौन से 4 आधार हैं? तो तकनीकी और लोग, शासन, प्रभाव, इसके 4 आधार बताए गए हैं, और जिसमें भारत की रैंक है 49। नेक्स्ट अगर प्रश्न देखें तो हाल ही में नासा ने सुनीता विलियम्स को धरती पर वापस लाने के लिए किसके सहयोग से क्रू 9 मिशन लॉन्च करेगा? तो नासा किसके सहयोग से लॉन्च करेगा? स्पेस एक्स के सहयोग से लॉन्च करने वाला है क्रू 9 मिशन। इसके माध्यम से सुनीता विलियम्स को धरती पर पुनः वापस लाया जाएगा। हाल ही में वर्ष 2024 के शस्त्र रामानुजन पुरस्कार से किसे चुना गया है या किसे सम्मानित किया गया है? तो शस्त्र रामानुजन पुरस्कार दिया गया है अलेक्जेंडर डन को। हाल ही में भारत में क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए क्रूज भारत मिशन कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो यह मुंबई में प्रारंभ हुआ है। क्लीन बीच अभियान 2024 कहाँ शुरू हुआ है? मुंबई में। ग्लोबल फिनटेक समिट कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये भी मुंबई में शुरू किया गया है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में एशियाई विकास बैंक के 11वें अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो एशियाई विकास बैंक के 11वें अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, मसातो कांडा। अगर इसकी व्याख्या देखें तो एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना करी जाती है 1966 को। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो मनीला, फिलीपींस में इसका मुख्यालय है। अब की बात जो है, एडीबी के 11वें हेड कौन बनाए गए हैं? तो मसातो कांडो बनाए गए हैं। और ये किस देश के हैं? तो ये जापान के हैं, ठीक है। अगर पूछे कि जापान के पीएम के विशेष सलाहकार कौन है? मसातो कांडो, और इन्हीं को जो है एडीबी का नया अध्यक्ष बनाया गया है। अब वहीं पूछे कि एडीबी के उपाध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो अशोक लहासा बनाए गए हैं। वर्तमान में अगर पूछे एडीबी में कुल कितने सदस्य हैं? तो कुल सदस्य देश हैं 69। अगर इसमें पूछे नवीनतम कौन बना है? तो इजराइल बना है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष कौन है? तो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष हैं तैयब इकराम जी। हाल ही में क्लाउडिया शिनबाम ने किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो क्लाउडिया शिनबाम किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो मैक्सिको की बनी है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रही नवरोज हसनाह का संबंध किससे है? तो नववर्ष जिसका नाम है रोश हसनाह, यह किस धर्म द्वारा मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है यहूदी धर्म द्वारा। हाल ही में शास्त्रीय भाषा का दर्जा किसे मिला है? तो 5 भाषाओं को जो है शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला है। और पहले कितनी भाषाएं थी शास्त्रीय भाषाएं? तो 6 थी। अब वर्तमान में पूछे कुल कितनी हो गई हैं? तो कुल 11 शास्त्रीय भाषाएं हो गई हैं। और 5 जिसे अभी हाल ही में दर्जा दिया गया है शास्त्रीय भाषा का, कौन कौन सी हैं? असमिया, बंगाली, मराठी, प्राकृत और पाली है। नेक्स्ट प्रश्न है, डॉक्टर नवीन राम गुलाम ये कौन है? तो ये मॉरिशस के नए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। तीसरा प्रश्न हमारा है, हाल ही में रोचडेल पायनियर्स अवार्ड 2024 से सम्मानित होने वाले दूसरे भारतीय कौन हैं? तो रोचडेल पायनियर्स अवार्ड से सम्मानित होने वाले
दूसरे भारतीय कौन हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर उदय शंकर अवस्थी। इसकी अगर व्याख्या देखें तो रोचडेल पायनियर्स अवार्ड 2024 यह पाने वाले दूसरे भारतीय कौन हैं? तो डॉक्टर उदय शंकर अवस्थी जी हैं। और वहीं पूछे रोचडेल पायनियर्स अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो वर्गीज कुरियन जी थे। ठीक है, और दूसरे कौन बन गए हैं? डॉक्टर उदय शंकर अवस्थी जी बन गए हैं। ये कौन है? तो ये जो है इफ़को के एमडी हैं। वहीं पूछा कि इफ़को के अध्यक्ष कौन हैं? तो दिलीप संघानी जी इफ़को के अध्यक्ष हैं। और एमडी कौन है? तो डॉक्टर उदय शंकर अवस्थी जी हैं। विश्व की अगर पूछे सबसे बड़ी सहकारी संस्था कौन सी है? तो इफ़को है। इफ़को की स्थापना कब करी गई है? तो 1967 को किया गया है। और इफ़को का मुख्यालय पूछे कहाँ पे है? तो इफ़को का मुख्यालय है नई दिल्ली में। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष किस वर्ष को घोषित किया गया है? तो 2025 को किया गया है। जबकि पूछे 2024 को किसका वर्ष घोषित किया गया था? तो कैमलिट्ज या फिर ऊँटों का वर्ष घोषित किया गया था। और जो 2023 था यह किसका वर्ष घोषित किया गया था? तो मोटे अनाजों का वर्ष घोषित किया गया था। ठीक है। सहकारिता अगर पूछे अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन किया गया है नई दिल्ली में। ठीक है, कहाँ? नई दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम ने भारत के पहले ब्लू लोन के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो एक्सिस बैंक के साथ समझौता किया है। हाल ही में चर्चा में रहा अहिल्यानगर कहाँ स्थित है? तो यह शहर स्थित है महाराष्ट्र में। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है चौथा, पीएम नरेंद्र मोदी भारत के सबसे बड़े ग्रीन हाइड्रोजन हब का शुभारंभ कहाँ करेंगे? तो पीएम मोदी भारत का सबसे बड़ा ग्रीन हाइड्रोजन हब का शुभारंभ कहाँ करेंगे? तो यह करेंगे विशाखापत्तनम में। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगर इसकी व्याख्या देखें तो 29 नवंबर यानी आज की तारीख में भारत का सबसे बड़ा ग्रीन हाइड्रोजन हब का शुभारंभ कौन करने वाले हैं? तो पीएम मोदी जी करने वाले हैं। इसका शुभारंभ अगर पूछे कहाँ किया जाएगा? विशाखापत्तनम में किया जाएगा। उस ग्रीन हाइड्रोजन हब के लिए अगर पूछे कितनी एकड़ भूमि जो है इसके प्रोजेक्ट के लिए मतलब आवंटित करी गई है, तो 1600 एकड़ भूमि जो है आवंटित करी गई है। और इसी के अनुसार यह भारत का सबसे बड़ा ग्रीन हाइड्रोजन हब बन जाएगा। ठीक है, इसका निर्माण अगर पूछे कौन करने वाला है? तो इसका निर्माण करने वाला है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन यानी NTPC करने वाला है। इसके तहत जो है प्रतिदिन जो है 1500 टन ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन किया जाएगा। तो पर डे कितना किया जाएगा? 1500 टन ग्रीन हाइड्रोजन। और इसके लिए जो है इसको बनाने में अगर पूछे कितने रुपए निवेश किए जाएंगे, तो फंड जो है 1.85 लाख करोड़ रुपए इसमें निवेश किया जाएगा। इसका उद्देश्य मैंने बता दिया क्या है। इसका उद्देश्य है आंध्र प्रदेश को हरित ऊर्जा केंद्र बनाना। ठीक है, और इसका फाइनली उद्देश्य क्या हो जाएगा? भारत को जो है नेट जीरो कार्बन इमिशन का जो लक्ष्य रखा गया है 2070 तक, इसको भी प्राप्त करना है। ठीक है, वहीं पूछे नेट जीरो कार्बन इमिशन का लक्ष्य विश्व के द्वारा कब तक रखा गया है? तो विश्व के द्वारा रखा गया है 2040 तक और भारत के द्वारा रखा गया है 2070 तक। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने अपना 92वां स्थापना दिवस कहाँ मनाया है? तो यह चेन्नई में मनाया है। चेन्नई मतलब तमिलनाडु में मनाया है। और कब मनाया है? तो 8 अक्टूबर को मनाया है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में वर्ष 2024 के साहित्य के नोबेल पुरस्कार के लिए चुनी गई लेखिका हांगकांग का संबंध किससे है? तो ये हांगकांग कहाँ की हैं? ये दक्षिण कोरिया की हैं। और दक्षिण कोरिया पहली बार जो है साहित्य का नोबेल पुरस्कार जीता है। इसरो किसके सहयोग से चंद्र ध्रुवीय अन्वेषण मिशन लूपेक्स लॉन्च करेगा? तो लूपेक्स क्या है? एक चंद्र ध्रुवीय अन्वेषण मिशन है जिसको इसरो शुरू करा है। किसकी मदद से शुरू करेगा? तो यह जापान की स्पेस एजेंसी जाक्सा के सहयोग से शुरू करेगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है पाँचवां हाल ही में 10वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2024 कहाँ प्रारंभ होगा? तो भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2024 कहाँ प्रारंभ होगा? तो यह प्रारंभ होगा गुवाहाटी में। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। इसकी अगर व्याख्या देखें तो भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2024 इस बार यह जो है 10वें क्रम का है। इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो IIT गुवाहाटी में किया जाएगा। 30 नवंबर से लेकर 3 दिसंबर के बीच यह विज्ञान महोत्सव चलने वाला है। ठीक है, और इस बार इसकी थीम क्या रखी गई है? इसकी थीम रखी गई है भारत को विज्ञान और तकनीकी के द्वारा वैश्विक विनिमय हब बनाना, इसकी थीम रखी गई है। वहीं पूछे भारत का सबसे बड़ा विज्ञान महोत्सव कौन सा है? तो भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव है, जो कि यह भारत का सबसे बड़ा विज्ञान महोत्सव है। नेक्स्ट अगर प्रश्न की बात करते हैं,
भारतीय डाक प्रदर्शनी का आयोजन अगर पूछे कहाँ किया गया है, तो भारतीय डाक प्रदर्शनी 2024 का आयोजन किया गया है पटना में। ठीक है, तो इसका आयोजन कहाँ किया गया है? बिहार के पटना में किया गया है। हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक अनलीज्ड का संबंध किससे है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं बोरिस जॉनसन, जो कि पूर्व पीएम रह चुके हैं कहाँ के? ब्रिटेन के। ठीक है, यूके यानी ब्रिटेन के रह चुके हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। हाल ही में नासा ने यूरोपा की जांच के लिए यूरोपा क्लीपर लॉन्च किया है। इसका संबंध किससे है? यानी कि यूरोपा जो है किस ग्रह का उपग्रह है? तो यह बृहस्पति का उपग्रह है। इसके लिए नासा ने जो है कौन सा मिशन लॉन्च किया है? यूरोपा क्लीपर लॉन्च किया है। हाल में भारत सरकार ने किस देश के राजनयिकों को निष्कासित किया है? तो कनाडा के राजनयिक को निष्कासित कर दिया है। ब्रिटेन के नए प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं? तो ऋषि सुनक के बाद बन गए हैं नए प्राइम मिनिस्टर कीर स्टारमर। हाल ही में भारत की पहली अंतरिक्ष एआई लैब MOIID का निर्माण किसने किया है? तो भारत की पहली अंतरिक्ष एआई लैब का निर्माण किसने किया है? टेक मी टू स्पेस ने किया है। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। इसकी अगर व्याख्या देखें तो MOIID इसकी यह क्या है? तो यह भारत की पहली अंतरिक्ष एआई लैब है। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसको जो है स्थापित किया जाएगा अंतरिक्ष में। कहाँ स्थापित किया जाएगा? अंतरिक्ष में स्थापित किया जाएगा। और इसका उद्देश्य है डेटा आसानी से लोगों तक पहुंचाया जा सके और कम लागत में यह जो है अपना डेटा लोगों तक पहुंचा सके। ठीक है, तो डेटा आसानी से प्राप्त हो सके और इसकी लागत भी कम हो सके, यह इसका उद्देश्य है। इसका निर्माण अगर पूछे किसके द्वारा किया गया है, तो इसका निर्माण किया गया है टेक मी टू स्पेस के द्वारा किया गया है। और ये कहाँ की कंपनी है? हैदराबाद की कंपनी है। इसको लॉन्च अगर पूछे किसके द्वारा किया जाएगा, तो लॉन्च करने का वाहन या रॉकेट जो है क्या है? PSLV C60 है। और इसका निर्माण जो है कौन किया है? तो इसका निर्माण किया गया है इसरो के द्वारा। ठीक है, तो इसरो के द्वारा किया गया है। इसका निर्माण अगर पूछे कि MOIID की निर्माण किसने किया है, तो टेक मी टू स्पेस हैदराबाद के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। और यह भारत की पहली अंतरिक्ष एआई लैब है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप याद रखेंगे। ठीक है, वहीं अगर पूछे कि दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट कौन सा है, तो अग्निबाण है। ठीक है, अग्निबाण का अगर निर्माण पूछे किसने किया है, तो अग्निकुल कॉस्मॉस के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में पहली आसियान भारत ट्रैक 1 साइबर नीति वार्ता कहाँ आयोजित हुई है? तो यह सिंगापुर में हुआ है। हाल ही में 4 दिवसीय फ्लाइंग फेस्टिवल कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो हिमाचल प्रदेश के शिमला में हुआ है। कहाँ पर? शिमला में हुआ है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में प्रबोवो सुबियांटो किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो ये इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति बने हैं प्रबोवो सुबियांटो। नेक्स्ट अगर बात करते हैं, ये कुछ उपग्रह हैं, मतलब ये कुछ सैटेलाइट्स हैं जिसको लॉन्च किया गया है रॉकेट के द्वारा। ठीक है, तो ये कौन कौन से रॉकेट हैं? EOS यानी कि अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 08, यह मौसम प्रक्षेपित एक उपग्रह है। इसको लॉन्च अगर पूछे किससे किया गया है, तो SSLV D3 रॉकेट से लॉन्च किया गया है। चंद्रयान 3 को LVM-3 M4 रॉकेट से लॉन्च किया गया है। आदित्य L1 को PSLV C57 से लॉन्च किया गया है। हाल ही में दिवंगत हुए सुप्रीम कोर्ट के पहले हरित न्यायाधीश कौन थे? तो भी हाल ही में निधन हो गया है। और ये भारत के पहले सुप्रीम कोर्ट के कौन थे? पहले हरित न्यायाधीश, यानी कि पर्यावरण के लिए पहली बार जो है फैसला सुनाने वाले न्यायाधीश थे। इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है कुलदीप सिंह। ठीक है, जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है। अगर बात करते हैं जस्टिस कुलदीप सिंह, इनका भी हाल ही में निधन हो जाता है। और ये सुप्रीम कोर्ट के पहले हरित न्यायाधीश थे। और इन्होंने 2 महत्वपूर्ण ऐतिहासिक फैसले सुनाए हैं। किसके लिए? पर्यावरण सुरक्षा के लिए। ठीक है, जिसमें पहला वो इनका फैसला था ताजमहल को प्रदूषण से बचाना। और ताजमहल के आसपास जो है इलेक्ट्रिक वाहन जो है अब चलता है। ठीक है, यानी कि डीजल पेट्रोल से वाहन ताजमहल के आसपास नहीं चलता है। ठीक है, तो इनका यह पहला ऐतिहासिक फैसला था। और दूसरा अगर पूछे क्या है, तो वनों की सुरक्षा के लिए भी इनका यह दूसरा फैसला था। इसलिए इन्हें भारत का पहला हरित न्यायाधीश कहा जाता है। किसे कहा जाता है? तो जस्टिस कुलदीप सिंह को कहा जाता है, जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट अगर प्रश्न की बात करते हैं, जॉन टीनी सबू ये किस देश के हैं? तो ये ब्रिटेन के थे। इनका भी हाल ही में 112 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ठीक है, अगर पूछे कि विश्व के सबसे बुजुर्ग इंसान कौन है, यह कौन थे? तो यह जॉन टीनी सबू थे, जिनका 112 वर्ष की आयु में निधन हो गया। और ये कहाँ के थे? ये ब्रिटेन के थे। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करते हैं, भारतीय नौसेना ने किसके साथ संयुक्त समुद्री अभ्यास
नसीम अल बहर का आयोजन किया है? तो यह अभ्यास भारतीय नौसेना ने किसके साथ किया है? ओमान के साथ। हाल ही में T20 महिला क्रिकेट विश्व कप 2024 की विजेता टीम कौन बनी है? न्यूजीलैंड जो है विजेता बन गई है। और उप विजेता अगर पूछे कौन बन गया है तो साउथ अफ्रीका बन गया है, ठीक है। और इसका आयोजन अगर पूछे कहाँ किया गया है तो UAE में किया गया है। वैसे कहाँ पर करना चाहिए था? तो यह होना चाहिए था बांग्लादेश में, लेकिन बांग्लादेश में क्या हुआ, भगदड़ हो जाने से यहाँ से जो है कैंसिल करके कहाँ आयोजित किया गया है? UAE में आयोजित किया गया था। 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो यह रूस में हुआ है, ठीक है। रूस के किस शहर में? कजान शहर में हुआ है। हाल ही में चर्चा में रहे ई दाखिल पोर्टल का संबंध किससे है? ई दाखिल पोर्टल का संबंध किससे है? तो इसको लॉन्च किया गया है उपभोक्ता मामले विभाग के द्वारा। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। इसकी अगर व्याख्या देखें तो ई दाखिला पोर्टल अगर पूछे किसने लॉन्च किया है तो यह लॉन्च किया गया है लद्दाख में। किसके द्वारा? तो उपभोक्ता मामले विभाग के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसको लॉन्च करने का उद्देश्य क्या है? तो इसको लॉन्च करने का उद्देश्य है उपभोक्ता के जो भी शिकायत हैं उसको तुरंत समाधान करना। इसके लिए जो है ई दाखिला पोर्टल लद्दाख में लॉन्च किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट अगर प्रश्न की बात करते हैं, हाल ही में ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर नज़र रखने के लिए सिटीजन सेंटिनल ऐप किसने लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किया गया है केरल के द्वारा। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन जिसे COP16 कहते हैं का आयोजन कहाँ हुआ है? तो यह कोलंबिया में हुआ है, ठीक है। तो COP16 अगर पूछे इसका संबंध किससे है तो यह जैव विविधता से संबंधित है। हाल ही में एशियाई विकास बैंक का 69वां सदस्य कौन बना है? तो अभी मैंने पहले या दूसरे प्रश्न में बताया है कि एशियाई विकास बैंक का 69वां सदस्य कौन बना है? तो यह बना है इजराइल, ठीक है। हाल ही में तेलंगाना के दिविथ रेड्डी ने अंडर 18 विश्व कैडेट शतरंज चैंपियन 2024 का खिताब कहाँ जीता है? तो इसका आयोजन अगर पूछे कहाँ किया गया था तो इसका आयोजन किया गया था इटली में। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। इसकी अगर व्याख्या देखें तो अंडर 8 विश्व कैडेट शतरंज चैंपियन 2024 इसका आयोजन अगर पूछे कहाँ किया गया था तो इसका आयोजन किया गया था इटली में। और इसको पूछे किसने जीता है तो इसको जीते हैं दिविथ रेड्डी जी। तो दिविथ रेड्डी जी इसमें गोल्ड मेडल जीत लिए हैं और ये कहाँ के हैं? तो ये तेलंगाना के हैं, ठीक है। और इसी खेल में जो है अगर पूछे कि सिल्वर मेडल किसने जीता है तो भारत के सिल्वर मेडल जीते हैं सात्विक, ठीक है। तो ये भी भारतीय जीत लिए हैं और गोल्ड मेडल भी दिविथ रेड्डी ये भी भारतीयों ने जीत लिया है, ठीक है। नेक्स्ट अगर करंट अफेयर की बात करते हैं, विश्व का पहला ताइक्वांडो चैंपियनशिप 2024 का आयोजन अगर पूछे कहाँ किया गया है तो विश्व का पहला ताइक्वांडो चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है तो मनामा में किया गया है जो कि बहरीन की राजधानी है, ठीक है। अब पूछे इसको जीता किसने है तो इसको जीता है रिन चेन यूडोल ने जीता है। कौन सा पदक जीते हैं तो ब्रोंज मेडल इसमें जीते हैं। और रिन चेन यूडोल ये भारत की पहली महिला बन गई हैं और ये किस राज्य की हैं तो ये लद्दाख की हैं, ठीक है। तो विश्व पहला ताइक्वांडो चैंपियनशिप जीतने वाली रिन चेन यूडोल जैसे लगता है कि चाइनीज़ हैं या जापानीज़ हैं, लेकिन ये कहाँ की हैं? ये हमारे भारत के लद्दाख यूटी की हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर प्रश्न की बात करते हैं, हाल ही में भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 55वें संस्करण का फोकस देश किसे घोषित किया गया है? अगर पूछे कि अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 55वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है तो गोवा में किया गया है। अगर पूछे इसमें फोकस देश किसे बनाया गया है तो ऑस्ट्रेलिया को बनाया गया है। हाल ही में उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में आए चक्रवाती तूफान दाना का नामकरण अगर पूछे किसने किया है तो ओमान ने किया है। हाल ही में ब्रिक्स से हाल ही में चर्चा में रहे कजान घोषणा पत्र का संबंध किससे है? तो मैंने बता दिया कि कजान स्थान कहाँ पे है तो यह रूस में है। कहाँ पे है? रूस में है। और यहीं पे जो है ब्रिक्स 2024 का आयोजन किया गया था। इसीलिए जो है अगर पूछे कजान घोषणा पत्र का संबंध किससे है तो ब्रिक्स 2024 से है। आज का आखिरी प्रश्न है, हाल ही में K4 मिसाइल का सफल परीक्षण किसने किया है? तो K4 से मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है किसके द्वारा? INS अरिघात के द्वारा, ठीक है। INS अरिघात के द्वारा K4 मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। इसकी अगर व्याख्या देखें तो K4 मिसाइल यह क्या है? यह एक SLBM मिसाइल है जिसका फुल फॉर्म क्या होता है? S फॉर हो जाएगा सबमरीन, L फॉर हो जाएगा लॉन्चिंग, B फॉर बैलिस्टिक, M फॉर मिसाइल, ठीक है। तो K4 मिसाइल क्या है? एक सबमरीन लॉन्चिंग बैलिस्टिक मिसाइल है। और अगर बात करते हैं यह दूसरी बैलिस्टिक मिसाइल है, ठीक है। यह भारत की दूसरी SLBM मिसाइल है, ये आपको याद रखना है। पहले कौन सी है ये आप सभी हमें बताएंगे, ठीक है। तो दूसरी अगर पूछे भारत की SLBM मिसाइल कौन सी है तो यह K4 है, ठीक है। इसको अभी जो है
यह जो मिसाइल है यह जो है परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। ठीक है, तो परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है K4 मिसाइल। इसका जो अभी हाल ही में टेस्टिंग किसके द्वारा किया गया है, तो INS अरिघात द्वारा इसका जो है सफल परीक्षण किया गया है। INS अरिघात क्या है, तो भारत की दूसरी स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी है, ये आपको याद रखना है। और ये जो है K4S मिसाइल जो है, जो K4 मिसाइल है, इसकी रेंज कितनी है, तो यह 3500 किलोमीटर तक जो है इसकी रेंज है। ठीक है, यानी कि अगर आप देख सकते हैं ये भारत है, अगर यहाँ से जो है अरब सागर में KS4 मिसाइल को अगर अरिघात जो पनडुब्बी जहाज है अगर इससे जो है दागा जाएगा यानी कि लॉन्च किया जाएगा, तो ये पाकिस्तान के जो लास्ट पॉइंट है वहाँ तक यह जो है अपना सफ़र कर सकता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं भारत की दूसरी अगर पूछे SBLM मिसाइल कौन सी है, तो K4S मिसाइल है और इसको किस पर तैनात किया गया है, तो INS अरिघात जो कि भारत की दूसरी स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी है, इस पर इसे तैनात किया गया है। और इसकी रेंज पूछे कितनी है, तो इसकी रेंज है 3500 किलोमीटर। बस इतनी सी इसमें बात याद रखनी है। और इसमें एक एक्स्ट्रा पॉइंट याद रख लेंगे कि परमाणु हथियार ले जाने में यह बैलिस्टिक मिसाइल सक्षम है। ठीक है, वही मैंने पूछा था पहली वाली अगर पूछे कौन सी है, तो पहली है सबमरीन लॉन्चिंग बैलिस्टिक मिसाइल, जिसे मैंने बताया था SLBM कहते हैं। यह पहली वाली कौन सी है, तो K15 है। ठीक है, K15 है। और जबकि दूसरी मैंने बताया था तो K4 है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। K15 या इसे सगारिका भी कहते हैं और यह पहली परमाणु पनडुब्बी INS अरिघात द्वारा इसका सफल परीक्षण किया गया था, यानी कि यह अरिघात पर तैनात है। और इसकी रेंज कितनी थी, तो इसकी रेंज है 750 किलोमीटर। ठीक है, तो सभी के बारे में बता दिया है। नेक्स्ट अगर प्रश्न की बात करते हैं, विश्व न्याय परियोजना के रूल ऑफ लॉ सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है, तो भारत को 79वां स्थान मिला है। हाल ही में किस देश के विपक्षी नेताओं को यूरोपीय संसद के सखारोव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो वेनेजुएला के विपक्षी नेताओं को सखारोव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हाल ही में वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है, तो भारत को 176वां स्थान मिला है। तो स्टूडेंट, इस प्रकार से हमने अपने सभी प्रश्नों को 20 से 22 मिनट में पूरी व्याख्या के साथ सॉल्व कर लिया है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, अपने माता पिता की सेवा करें। कल फिर मिलते हैं एक नए करंट अफेयर के साथ, तब तक के लिए आप सभी को प्यारा सा जय हिंद जय भारत।